क्या अजीत दादा की मौत की और प्लेन दुर्घटना की स्वतंत्र जांच कराएगा भारत का सुप्रीम कोर्ट? क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस पूरे घटनाक्रम पर ऐसे जांच का आदेश देंगे जिस पर सबको भरोसा हो? जी हां, जांच होना और जांच पर भरोसा होना अमृतकाल में दोनों अलग बातें हो गई हैं। कल दुर्घटना के कुछ घंटे बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत और इस दुर्घटना को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए और कुछ तथ्य भी सामने रखा। क्या क्या कहा वो तो देखेंगे ही, साथ में ये भी समझेंगे कि बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी अजीत पवार ने बीजेपी पर ही अभी कुछ दिन पहले ही लंबे चौड़े घोटाले का आरोप क्यों लगाया था और क्यों कहा था कि भाजपा के भ्रष्टाचार की फाइल आज भी मेरे पास। ममता बनर्जी ने भी इस दुर्घटना के 2 दिन पहले की एक कहानी सुनाया और जांच की मांग करते ही भाजपा के कुछ नेता बौखला गए। ये बौखलाहट किस बात की है उसे भी देखेंगे। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो बड़े चेहरे पर सबका फोकस होता है, साथ में अन्य जिन लोगों की मौत होती है उनका नाम गुमनाम रह जाता है। तो आज इस घटना में मारे गए 4 अन्य लोगों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उधर इस घटना के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया। इस सारी कहानी पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 28 जनवरी 2026 को सुबह सुबह जब खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार प्लेन क्रैश में मारे गए तो लोगों के बीच संदेहों का बाजार भी गर्म हो गया, मगर फिर भी ज्यादातर लोग दबी जुबान से बात कर रहे थे, कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। तभी अचानक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया जिसने दबी हुई जवानों को खोल दिया। ममता बनर्जी ने इस मौत के पीछे राजनीतिक साजिश होने का संदेह जताया और साफ साफ कह दिया कि हमें देश की अन्य जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, सारी जांच एजेंसियां बिक चुकी हैं। जी हां, एक राज्य की मुख्यमंत्री जो कई बार से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देश की ज्यादातर जांच एजेंसियां बिक चुकी हैं, उन पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतंत्र जांच करवाए ताकि दुर्घटना की पूरी कहानी समझ में आए। ममता बनर्जी ने कहा कि देश की जनता के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, हर कोई असुरक्षित है। मुझे नहीं पता विपक्षी पार्टियों का क्या हाल है, लेकिन वो बीजेपी से जुड़े हुए थे और 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि किसी अन्य पार्टी के नेता के बयान द्वारा कि पवार भाजपा को छोड़ने के लिए तैयार थे, यानी अजीत पवार बीजेपी से अलग होना चाहते थे और आज उनकी मौत हो गई। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उचित जांच की मांग करती हूं, केवल सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है, किसी अन्य एजेंसी पर नहीं। सभी एजेंसियां पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पवार अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट में फिर से शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। कई जगहों से इस तरह की चर्चा सामने आई, यानी कुल मिलाकर इस घटना की खबर आते ही लोगों के मन में तरह तरह के संदेह पैदा होने लगे, मगर ज्यादातर लोग दबी जुबान में इशारा कर रहे थे। लेकिन बंगाल की दीदी ने खुलेआम संदेह जताते हुए जांच की डिमांड कर दिया। अब सवाल यह है कि जांच की डिमांड करने में क्या कोई बुराई है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा मांग लिया जो गलत है? जवाब है कि नहीं। मगर फिर भी भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इसे दूसरा ही रूप दे दिया। कहने लगी कि इस दुर्घटना से हम सभी शोक में हैं। संसद में हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कई लोग हेलीकॉप्टर में से यात्रा करते हैं, इसलिए ऐसे समय में इस तरह की तुच्छ बातें करने की बजाय उन्हें थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी की बातों में तुच्छ क्या है? क्या किसी दुर्घटना की जांच की डिमांड करना भाजपा के लोगों के हिसाब से तुच्छ बात करना है? आखिर यह कौन सी राजनीति अमृतकाल में चल रही है कि मध्य प्रदेश में जब गंदा पानी पीने की वजह से दर्जनों लोग मर जाएं तो भाजपाई मंत्री कहते हैं कि फोकट का सवाल मत करो, क्या हुआ है घंटा हो गया। और भाजपा के ही गठबंधन वाली पार्टी और उनकी सरकार का डिप्टी सीएम एक प्लेन क्रैश में मारा जाए, उसमें यदि कोई जांच की डिमांड कर दे तो उनकी बात को तुच्छ कहने लग जाते हैं लोग, जबकि जांच की बात तो खुद सत्ताधारियों को सामने आकर कहनी चाहिए। उन्हें जनता को भरोसा दिलाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए कि हम इस मामले की जांच कराएंगे, कहां गलती रह गई, किसकी लापरवाही है, क्या समस्या थी कि प्लेन क्रैश हो गया, आगे से ऐसा ना हो उसका उपाय निकालेंगे। यानी जिन लोगों को खुद ही आगे आकर जांच करनी चाहिए, जांच करवाने की बात कहनी चाहिए, वो लोग जांच के नाम पर तिल जा रहे हैं और इस तिलमिलाहट को ही बहुत सारे लोग चोर की दाढ़ी में तिनका करार दे रहे हैं। वैसे तिनका करार देने का एक कारण ये भी लोग बता रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने करीब 2 हफ्ता पहले बीजेपी और शिवसेना सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया था और यह मामला था साल 1999 का। अजीत पवार ने साफ साफ कहा था कि उस घोटाले की फाइल अभी भी मेरे पास है और इस घोटाले के बारे में चर्चा करते हुए अजीत पवार ने 13 जनवरी को कहा कि 1999 में पार्टी फंड के लिए एक सिंचाई
सिंचाई परियोजना की लागत को 100 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया। सिंचाई योजना की फाइल 1999 में अजित पवार के पास आई तो ये 330 करोड़ रुपए की योजना बताई गई, लेकिन इन्होंने फाइल को खारिज कर दिया कथित रूप से। परियोजना पर आने वाले खर्च का पता लगवाया जब अपने लोगों से, तो पता चला कि ये पूरी परियोजना 220 करोड़ में पूरी हो सकती है। और यह भी पता चला कि अनुमानित खर्च में से 100 करोड़ पार्टी फंड के नाम पर जोड़े गए हैं और 10 करोड़ संबंधित अफसरों के लिए जोड़े गए थे। अजित पवार ने यह भी कहा था कि वो फाइल आज भी उनके पास है, यानी सिंचाई परियोजना से संबंधित किसी कार्य के लिए जो कि 220 करोड़ में हो सकता था, उसके लिए 330 करोड़ की योजना बनाई गई, यानी 110 करोड़ एक्स्ट्रा जोड़ा गया, जिसमें से 100 करोड़ पार्टी के फंड के लिए और 10 करोड़ अफसरों ने अपने लिए जोड़ दिया था। आपको बता दें कि 1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार थी और 99 में ही कांग्रेस एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। जिस वक्त के घोटाले का आरोप अजित पवार बीजेपी पर, यानी बीजेपी सत्ता पर, पुरानी सत्ता पर लगा रहे हैं, उस समय सिंचाई मंत्री भाजपा के एकनाथ खड़से थे। इन आरोपों को नकारते हुए खड़से ने कहा कि अजित पवार तो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और उसी से ध्यान भटकाने का उपाय निकाले हैं। वैसे अजित पवार पर भ्रष्टाचार के कितने सारे आरोप थे ये तो आपको याद होंगे ही। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस बकायदा चुनाव में कहा करते थे कि चुनाव परिणाम आने के बाद अजित दादा जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। वो अलग बात है कि बाद में भाजपा के साथ आते ही सारे दाग साफ हो गए, वॉशिंग मशीन ने काम कर दिया। लेकिन अब मौत के बाद यह खबर एक बार फिर से तेजी से चर्चा में है और लोग तरह तरह के संदेहों की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर लोगों के मन में संदेह है तो वो दूर कैसे होगा। महाराष्ट्र जैसे राज्य का अजित पवार जैसा नेता यदि इस तरह दुनिया से चला जाता है तो सवाल बहुत गंभीर पैदा होते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव हुए और इन चुनावों में भी अजित पवार ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार, हफ्ता वसूली और टेंडर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई महानगर पालिका क्षेत्र में बीजेपी ने ठेकों में रिंग बनाकर जमकर पैसा लूटा है और शहर में खुलेआम हफ्ताखोरी की जा रही है। अजित पवार ने यह भी कहा कि उनके पास बाकायदा सबूत मौजूद है। बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी विधायक पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि कुछ लोगों की संपत्ति अचानक से कैसे बढ़ गई। अजित पवार ने इस दौरान यह भी कहा था कि मुझ पर भी कभी 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए गए थे, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वही आज मेरे साथ सत्ता में बैठे हैं। अगर किसी पर मामला दर्ज होता है तो क्या अपराध साबित होने से पहले वो दोषी हो जाता है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों पर अपने हिसाब से जवाब दिया, मगर लोग सवाल ये कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही सत्ता में रहते हुए डिप्टी सीएम का पद संभालते हुए आखिर अजित पवार बीजेपी के खिलाफ क्यों हो गए थे, इस तरह से मुखर क्यों हो गए थे, क्यों इतने सारे आरोप लगाने लगे थे, क्यों 20 साल 25 साल पुरानी फाइल खोलने की बात करने लगे थे, क्यों जिस पार्टी की सरकार में शामिल थे उसी पार्टी की खटिया खड़ी कर रहे थे। क्या ममता बनर्जी के आरोप सही हैं कि वो बीजेपी गठबंधन से अलग होना चाहते थे और वापस अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर से एक होकर राजनीति करना चाहते थे। उधर अजित पवार की मृत्यु और कोलकाता के गोदाम में आग लगने की घटना के बाद ममता बनर्जी ने अपनी दिल्ली यात्रा को स्थगित कर दिया। दरअसल गुरुवार को दिल्ली में बंगाल के एसआईआर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व उन्हें करना था, लेकिन यह कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अब हो सकता है कि फरवरी के पहले सप्ताह में इसे फिर से किया जाए। अब जरा इधर नजर दौड़ाइए। इस प्लेन क्रैश में कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई। एक तो खुद अजित पवार थे, जिनके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। दूसरा नाम है सुमित कुमार का, जो कि पायलट थे, यानी विमान उड़ा रहे थे। इनके बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार 16,500 से भी ज्यादा घंटे का उड़ान का अनुभव इनके पास था। इस तरह की उड़ानों के काफी अनुभवी पायलट थे। अगला नाम है शांभवी पाठक का, जो कि पायलट थी, को पायलट थी, उम्र लगभग 25 साल। शांभवी के पास 1500 घंटे के उड़ान का अनुभव था। इनके पिता भारतीय सेना में बड़े अधिकारी थे। अगला नाम है विदित जाधव का, जो कि अजित पवार के पीएसओ थे। मुंबई पुलिस के 2009 बैच के कांस्टेबल विदित जाधव अजित पवार के काफी करीबी बताए जाते थे, यानी अजित पवार उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। उन पर इतना भरोसा था कि राजनीतिक कैंपेन के समय घर का बना खाना भी अपने अंगरक्षक को खिलाते थे। इनके बारे में चर्चा है कि ये साय की तरह अजित पवार के साथ रहते थे। जब मीडिया वाले इनके घर के पास पहुंचे, जहां वो किराए के मकान में रहा करते थे, तो कमरे में ताला लटका मिला। आसपास के लोगों ने विदित जाधव के बारे में बात की और बताया कि जाधव पिछले कई साल से यहाँ रह रहे हैं। भले इंसान थे, अपने काम से काम रखते थे, सबसे मेलजोल था। परिवार में उनके
के माता पिता, पत्नी और बेटा बेटी हैं। सुबह सुबह बाइक से ड्यूटी पर निकले थे और 3 घंटे बाद हादसे की जानकारी मिली और विदित को जानने वालों ने इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की मांग किया है। साथ ही साथ कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी किया है। तथा 5वां नाम है पिंकी मालिका, जो कि क्रू मेंबर के रूप में प्लेन में मौजूद थी। पिंकी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी और फ्लाइट में जाने से पहले अपने पिता को फोन पर कहा था कि पापा, आज अजीत पवार के साथ फ्लाइट में जाना है, आपसे बात करवाऊंगी। और पिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये उनकी बेटी से आखिरी बातचीत है। तो ये थे वो 5 लोग जिनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लैंड कराने के कई प्रयास किए गए और इससे पहले कई बार परमिशन मांगने की कोशिश की गई, तब जाके बारामती में प्लेन उतारने की अनुमति मिली। लेकिन लैंडिंग की अनुमति मिलने के बाद भी एटीसी को कोई रीड बैक या प्रतिक्रिया नहीं दी और कुछ ही देर बाद रनवे के किनारे प्लेन में आग लग गई। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, रनवे के ठीक बगल में जो राख दिख रही है वही है घटनास्थल। इस घटना के बाद भी बहुत सारे सवाल होंगे और जवाब शायद अमृतकाल के मकड़जाल में कहीं गुम होगा। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें एक राज्य का डिप्टी सीएम मारा जाए, उसकी जांच की मांग करने पर सत्ताधारी दल के सांसदों को बुरा लग जाता है। जो काम उन्हें खुद ही करना चाहिए, 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए, जो बात उन्हें खुद कहनी चाहिए, लेकिन कोई और कह रहा है और उसे सुनकर भी बुरा लग जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की ऐसी जांच करवाएगा जिससे लोगों के मन में सिस्टम के प्रति थोड़ा भरोसा पैदा हो। बंगाल की मुख्यमंत्री ने भले ही कहा हो कि बाकी सारी एजेंसियां बिक चुकी हैं, सब भ्रष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट जांच करवाए, मगर वहां से भी भरोसे का स्तर कैसा है ये आप सब जानते हैं। मगर फिर भी सवाल है कि नाम का ही सही, क्या सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश देगा या फिर इस दुर्घटना को भी अन्य घटनाओं की तरफ भुला दिया जाएगा। क्या हम उम्मीद करें कि आए दिन भाजपा नेताओं के घर जाकर या फिर उनकी पार्टियों में जाकर डिनर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले की जांच करवाएंगे? यहाँ बात सिर्फ एक दुर्घटना की जांच की हो रही है। हम किसी पर, किसी राजनीतिक दल पर या किसी नेता पर कोई आरोप नहीं लगा रहे और लगा भी नहीं सकते, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। और तभी तो जांच की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और इन मांगों के बीच ही देश का मीडिया इस तरह की खबरें भी छापने लगा है। 28 तारीख की शाम को ही गोदी मीडिया कहे जाने वाले बड़े चैनल ने यह हेडलाइन लगाया। बताया जाने लगा कि न तकनीकी खराबी न पायलट की लापरवाही, विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई। इस खबर में बताया गया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 पूरी तरह से उड़ान भरने के लायक था, यानी ठीक ठाक था। उसमें कोई तकनीकी या टेक्निकल खराबी नहीं थी। विमान के पायलट इन कमांड सुमित कपूर के पास 15,000 से अधिक घंटे के उड़ान का अनुभव था, जबकि को पायलट संभवी पाठक के पास लगभग 1500 घंटे फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था। यानी इस खबर के अनुसार न तो प्लेन में कोई खराबी थी, कमी थी, और न ही उड़ाने वालों में। पायलट लाइसेंसधारी भी थे और चिकित्सकीय रूप से भी पूरी तरह से फिट फाट थे। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके पास एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट मौजूद था, जो कि 14 सितंबर 2026 तक वैध था। यानी इस खबर को पढ़ने के बाद आदमी का दिमाग वैसे फेल हो जाए कि जब सब कुछ ठीक ही था तो घटना हुई कैसे। आगे फिर वही सूत्रों वाला खेल शुरू हो गया है। कहा गया है कि सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 800 मीटर रह गई थी। दूसरी बार सुबह 8:42 पर विमान ने लैंडिंग का प्रयास किया और रडार से गायब हो गया, जिसके बाद दुर्घटना हो गई। वैसे आप दर्शक बताइए, क्या इतने बड़े बड़े मामलों की स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए जिससे जनता का भरोसा सिस्टम पर मौजूद हो? अपना जवाब जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।